हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। एनिमल टिश्यू में आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड, सबसे पहले ब्लड के बारे में बात करते हैं। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, या फिर कहा जा सकता है कि ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक तरह का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड है, इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि कनेक्टिव टिश्यू की फाइब्रोब्लास्ट सेल्स अपना मैट्रिक्स को सिक्रेट करती हैं और कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर ना तो फाइबर्स होते हैं और उसका मैट्रिक्स, जिसको हम उसका प्लाज्मा कहते हैं, उसे भी कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स सिक्रेट नहीं करती। तो ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो देखिए, its cells are quite distinct from other connective tissue cells both in structure and function. The extracellular material in blood is fluid devoid of fibers. मतलब जो extracellular material है ब्लड में, वो उसमें कोई फाइबर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वो मैंने बताया आपको कि ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी है। फ्लूइड आउटसाइड द सेल आर जनरली कॉल्ड ECF, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है। ब्लड की अगर हम बात करें तो ये वाटर से थोड़ा हैवी होता है। द एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल इन ब्लड इज स्ट्रॉ कलर, जो मतलब एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल जिसको मैं बोल रहा हूं, जो प्लाज्मा है, वो स्ट्रॉ कलर्ड होता है, हल्का सा पेल येलो कलर का होता है। स्लाइटली एल्केलाइन होता है ब्लड, जिसकी pH 7.4 होती है बच्चों। एक्वस फ्लूइड जो होता है, ये स्ट्रॉ कलर का एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा की pH 7.4 है। प्लाज्मा थोड़ा सा मतलब एल्केलाइन है, स्ट्रॉ कलर का होता है और एक्वस फ्लूइड है, वाटर लाइक फ्लूइड है। ठीक है। अगर हम बात करें आगे कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ब्लड के, वो सभी फ्लोट करते हैं प्लाज्मा में, और ये जितने भी होते हैं, जितने भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं प्लाज्मा के, वो सभी फॉर्म्ड एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है। और फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आती है? इसमें आती है ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आती है ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ऐसा क्यों बोला गया? यहां ब्लड सेल्स ही क्यों ना बोल दिया गया? या इसलिए ऐसा बोला गया क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स आर नॉट ट्रू, ब्लड प्लेटलेट्स आर नॉट ट्रू सेल्स, दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स। अगर जानना है तो प्लेटलेट्स का वेट कीजिए। ब्लड सेल्स आर ऑफ टू टाइप, इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट। दो तरह की होती हैं ब्लड सेल्स, एक होती है इरिथ्रोसाइट, एक क्या होती है? ल्यूकोसाइट। ब्लड सर्कुलेशन विद इन ब्लड वेसल इज हायर एनिमल, मतलब हायर एनिमल के अंदर क्लोज सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है। बट याद रखें, कुछ अदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी हैं, CSF, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ, क्लियर, एक्वस ह्यूमर। अगर आउटसाइड द ब्लड वेसल, तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी हैं जो ब्लड तो है ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, लेकिन कुछ और अदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी ऐसे हैं जो ब्लड वेसल्स के बाहर होते हैं, जैसे कि CSF, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ, एक्वस ह्यूमर। ये सभी फ्लूइड हमें ब्लड वेसल्स के बाहर मिलते हैं। आप देख सकते हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये ब्लड है, ब्लड के अंदर ये पूरा प्लाज्मा है, एक लिक्विड, जिसके अंदर आप मैक्सिमम नंबर देख रहे हैं जिनका, वो है RBCs। सही बात है बच्चों। अब बात करते हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ब्लड के फॉर्मेशन के प्रोसेस को अगर हमें समझना है तो देखिए, ब्लड लो ब्लड ऑक्सीजन, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, तो सीधा इस चीज का मैसेज पहुंचता है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, तो सीधा ही वैसे ही क्या होगा, मैसेज पहुंचेगा लिवर के पास और किडनी के पास। लिवर और किडनी के पास मैसेज पहुंचता है तो ये दोनों ही सिक्रेट करती हैं इरिथ्रोपोइटिन। क्या सिक्रेट करेंगी? इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट करती हैं। एंड नाउ दिस इरिथ्रोपोइटिन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में आता है और सीधा रेड बोन मैरो के पास जाके RBC फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। RBC फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा तो रेड सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है। और साथ में इंक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, भी इंक्रीज हो जाएगी हमारे ब्लड की, क्योंकि RBC बढ़ गई, हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया। क्लियर। तो इस तरह से एक नॉर्मल, बिल्कुल मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको ये बताया कि किस तरह से ब्लड के फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट किया जाता है, या RBC फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट किया जाता है, जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल है लो ब्लड ऑक्सीजन। ठीक है। चलिए इस प्रोसेस को और थोड़ा सा देखते हैं कि RBC का प्रोडक्शन कैसे होता है और ब्लड में कौन कौन से कॉर्पसेल्स होते हैं। पहले RBC प्रोडक्शन को देखिए। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे बोन मैरो में जो कुछ सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट एक तरह की प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल हैं, और ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जिनको हम हीमोसाइटोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, ये सेल्स आगे जाके डिवाइड करती हैं और बनाती हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट।
ये क्या बनाती है? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से नाम से ही समझ में आता है कि आगे जाके बनेगी अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर आप सभी के अंदर न्यूक्लियस देख पा रहे हैं डायग्राम में, लेकिन अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर राइबोसोम सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। आगे जाके क्या होता है? लेट इरिथ्रोब्लास्ट बनती है। लेट इरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस आप देख सकते हैं छोटा होता जा रहा है, और ये स्मॉल न्यूक्लियस जो है इसके छोटे होने के साथ साथ यहाँ पर हीमोग्लोबिन का एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता जाता है। हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट होता जाएगा तो उसके बाद क्या होता है? नॉर्मोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये दोनों सेल्स जो है नॉर्मोब्लास्ट सेल्स हैं। नॉर्मोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन होता है, देखिए इनके पास न्यूक्लियस देख रहे हैं आप दोनों नॉर्मोब्लास्ट सेल्स के अंदर। और उसके बाद रेटिक्युलोसाइट का फॉर्मेशन होता है। जिनका फॉर्मेशन होता है उन सेल्स को बोला जाता है रेटिक्युलोसाइट। एंड फाइनली देन रेटिक्युलोसाइट प्रेजेंट इन bone marrow, and now these reticulocytes enter into the blood, and now these reticulocyte cells are called erythrocyte। मतलब जो रेटिकुलोसाइट है वो बोन मैरो में है, और जब वो ब्लड में आ गई तब हम उसको क्या कहने लगे? इरिथ्रोसाइट कहने लगे। एंड इरिथ्रोसाइट इज ऑल्सो कॉल्ड आरबीसी। इरिथ्रोसाइट को तो क्या बोलते हैं बच्चों? आरबीसी कहा जाता है। तो इस तरह से इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस के लिए विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। याद रखें, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कंप्लीट ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है। प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। प्लाज्मा में एमिनो एसिड है, प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन। प्लाज्मा में गैसेस हैं, प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, प्लाज्मा में नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। प्लाज्मा में इसके अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, पूरे ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। प्लाज्मा में अगर हम इसके भी परसेंटेज की बात करें तो प्लाज्मा में करीब ब्लड में प्लाज्मा 55% है और फॉर्म्ड एलिमेंट अप्रॉक्स 45% प्रेजेंट होते हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें आती है ब्लड सेल्स लाइक ल्यूकोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स की अलग से बात की जाएगी, लेकिन ल्यूकोसाइट और एरिथ्रोसाइट की बात की जाए तो एरिथ्रोसाइट को तो आरबीसी कहते ही है, तो बात की है अभी हमने, उसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को भी समझा है। लेकिन ल्यूकोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट क्या है बच्चों? डब्ल्यूबीसी है। इस डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये भी दो तरह की होती है, ए ग्रैनुलोसाइट एंड ग्रैनुलोसाइट। इस डब्ल्यूबीसी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज हम आरबीसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिर भी देखिए कि ल्यूकोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है वो दो टाइप है इसके भी, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। Some WBC which carry granules and some are lack of granules are called agranulocyte। जिनके पास granules हैं, जिनको हम granulocyte कह रहे हैं, वो है एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल इज ऑल्सो कॉल्ड इओसिनोफिल। इओसिनोफिल का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? एसिडोफिल। तो एक तो होती है एसिडोफिल, एक होती है बेसोफिल और एक होती है न्यूट्रोफिल, स्टेनिंग के अकॉर्डिंग और बात करेंगे आगे। जबकि एग्रैनुलोसाइट जो है वो दो टाइप की है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट के कौन कौन से टाइप हैं? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये दोनों ए ग्रैनुलोसाइट है। क्लियर? तो आज हमने ब्लड में प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात की है। आपको बताया गया कि प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या प्रेजेंट है। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या प्रेजेंट है, इस बात को और आगे लेके चलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात में आरबीसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार प्लाज्मा की और बात करते हैं। देखते हैं ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है। प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। सबसे पहले तो याद रखें 90 to 92% तक वाटर है, बाकी 9% अदर है, जिसमें 1% से भी कम आयंस है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, इस तरह के आयंस प्रेजेंट हैं। ट्रेस एलिमेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, गैसेस हैं जैसे O2, CO2 जैसी गैसेस हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं? एमिनो एसिड। भाई फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, तो एब्जॉर्ब होने के बाद फूड गया कहाँ? एब्जॉर्ब होने के बाद तो फूड चला जाता है किसके अंदर? ब्लड में। तो इसका मतलब क्या है ब्लड में? ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्ब डिफ्यूजिबल, जिसका डिफ्यूजन हो गया है वो डिफ्यूजिबल फूड है, जैसे एमिनो एसिड है। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स हैं, जैसे प्लाज्मा में मिलने वाले प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, अभी हम बात करेंगे आगे इनके बारे में और डिटेल में। ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोज है, लिपिड्स हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक टॉपिक की, प्लाज्मा प्रोटीन। ब्लड में बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन से बच्चों, उनमें से मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स तो होते हैं 4, जिनमें से हम यहाँ पर 3 की बात करेंगे। हम बात करेंगे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन भी होता है।
और भी कई छोटे छोटे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे तो उनमें आते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड में मिलने वाले प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन 60% होता है बच्चों, ये लिवर में होता है, बनता है, और याद रखें हेल्प मेंटेन ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है जो 28 to 32 mmHg होता है। नॉर्मल ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? BCOP होता है 28 to 32 mmHg। तो ये जो एल्ब्यूमिन है ना, इस एल्ब्यूमिन की वजह से ही ओपोज प्रेशर लग पाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेन्स के अंदर ऊपर चढ़ता है। ठीक है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो होता है 28 to 32 mmHg। ग्लोबुलिन जो है वो होता है करीब 36%। ठीक है, मतलब एल्ब्यूमिन से आधा होता है लगभग। और अगर हम बात करें ग्लोबुलिन भी 3 तरह के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन लिवर में बनता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स के। लिपिड का ट्रांसपोर्ट और फैट सॉल्युबल विटामिन्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है अल्फा एल्ब्यूमिन। बीटा एल्ब्यूमिन हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड एंड फैट सॉल्युबल विटामिन के ट्रांसपोर्ट में, मतलब लिपिड और फैट सॉल्युबल विटामिन्स के ट्रांसपोर्ट में बीटा ग्लोबुलिन हेल्प करते हैं। अल्फा ग्लोबुलिन भी लिपिड और फैट सॉल्युबल विटामिन्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। लेकिन गामा ग्लोबुलिन जो है वो बनता है लिम्फेटिक टिश्यूज में। गामा ग्लोबुलिन कहाँ बनता है? लिम्फेटिक। अल्फा तो बन गया लिवर में, बीटा भी बन गया लिवर में, दोनों का काम भी एक ही। लेकिन गामा ग्लोबुलिन की अगर हम बात करें तो गामा ग्लोबुलिन सिंथेसाइज कहाँ पर बनता है? लिम्फेटिक टिश्यूज में। और सिंपल सी बात है, गामा ग्लोबुलिन आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन, तो यही तो इम्यूनिटी देता है बच्चों। ठीक है, तो फिब्रिनोजन भी होता है ब्लड में, एक प्लाज्मा प्रोटीन जिसका अमाउंट केवल 4% है, ये भी लिवर में बनता है। एंड फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन आर रिलेटेड विद ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन से रिलेटेड होते हैं फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, जो सबसे कम भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने आज क्या बात की है? हमने ब्लड के बारे में बात की, व्हाट इज ब्लड, ये बात बताने के बाद, ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये बात बताने के बाद, हमने बात की ब्लड में क्या क्या है, प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा में क्या क्या है, इस बात को डिटेल में देखने के बाद आरबीसी फॉर्मेशन कैसे होता है इस बात को देखा है, और प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में बात की है। और बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं इस ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन क्या है। तो भाई अभी अभी हमने देखा ना कि ब्लड प्लाज्मा का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो है ट्रांसपोर्ट, जैसे फूड का ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन ब्लड, ब्लड में फ्लूइड बना के रखना, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच, आयंस की हेल्प से ब्लड की पीएच को मेंटेन रखना, बफर की तरह वर्क करता है बच्चों। ठीक है, बॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस को रोकना, कंडक्टिंग हीट टू स्किन फॉर डिसिपेशन, पूरी बॉडी के अंदर हीट को ट्रांसफर करना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑल ओवर द बॉडी, यही लिखा है देखिए आगे। तो ये सभी फंक्शंस हो जाते हैं प्लाज्मा के, बहुत सिंपल फंक्शन है। अब मैं कुछ और स्पेशल पॉइंट्स पर आता हूं। यूजुअली ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। हर 100 ml ब्लड में करीब 80 to 100 मिलीग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इतना लेवल हमें देखने को मिलता है अप्रॉक्स 12 आवर्स आफ्टर ए नॉर्मल मील। ठीक है, नॉर्मल फूड लेने के करीब 12 घंटे के बाद हमें ब्लड में 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड मिलेगा। लेकिन इसकी कंसंट्रेशन बढ़ सकती है कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेने से। अगर कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ली जाए तो इसकी कंसंट्रेशन जल्दी से क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, याद रखें अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 180 मिलीग्राम पर 100 ml या उससे भी ज़्यादा हो गया तो सिंपल सी बात है, अब ग्लूकोज आने लगेगा यूरिन में, और इस कंडीशन को बोला जाएगा ग्लाइकोसूरिया। क्या बोला जाएगा? ग्लूकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया या ग्लूकोसूरिया जो है वो कंडीशन है जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। फास्टिंग की कंडीशन की बात करें, जब कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले रहे थे तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा था, लेकिन अगर फास्टिंग की कंडीशन की बात करें तो ये कम हो जाएगा। फास्टिंग कंडीशन में ये लेवल केवल 70 to 100 या 110 मिलीग्राम पर डीएल हो जाएगा। और ग्लूकोज पीपी का मतलब क्या है? यहाँ पर पीपी वर्ड इज स्टैंड फॉर पोस्ट पैरेंडियल। पोस्ट पैरेंडियल मतलब कम होता है खाने के बाद। खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल हो जाता है करीब 110 to 140 मिलीग्राम पर डीएल। ये ग्लूकोज की हमने बात की। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल को आप हमेशा हार्मफुल समझते हैं, लेकिन याद रखें कोलेस्ट्रॉल काम का भी है बच्चों। ये बायो मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है, विटामिन डी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बाइल सॉल्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्टीरॉयड हार्मोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक्सेस अमाउंट हो जाए तो हार्मफुल है।
नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है अप्रॉक्स 80 टू 180 मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है। पर 100 ml ब्लड में 80 टू 180 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, दिस इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। लेकिन अगर हम फैटी फूड ज़्यादा लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ सकता है और उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम्स इन द ब्लड प्लाज्मा दो तरह से आता है, एक तो सीधा सीधा अगर फैट जो है हम फूड में लेते हैं उसके इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन से एक तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, और दूसरा एसिटिक एसिड से सीधे ही लिवर में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन भी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन लिवर में होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको बताया गया कि इनके नॉर्मल लेवल कितने हैं और ये कम कितना हो सकता है, और ज़्यादा हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इनके बारे में बात की, ठीक है। और बात करते हैं बच्चों, अब मैं ब्लड सेल्स पर आता हूँ, और ब्लड सेल्स में हम बात करेंगे आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी की। लेकिन सबसे पहले आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे और बात करेंगे केवल आरबीसी की। शुरुआत करते हैं इरिथ्रोसाइट या आरबीसी। आरबीसी की इट्स नॉर्मली फॉर्म 45% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, ये ब्लड वॉल्यूम का करीब 45% पार्ट बनाता है। आरबीसी ऑफ मैमल्स आर सर्कुलर, मैमल्स की आरबीसी होती हैं सर्कुलर, बाइकॉनकेव होती हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। मुझे नॉन न्यूक्लिएटेड से भी ज़्यादा वर्ड जो सही लगता है इसके लिए वो हो सकता है, मैंने आपको पहले नॉन न्यूक्लिएटेड बताया तो वो आपको समझ में आया था कि, लेकिन ज़्यादा सही वर्ड यूज करें ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड वर्ड का क्या मतलब है? ई न्यूक्लिएटेड वर्ड का मीन होता है कि पहले आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बाद में ड्यूरिंग मैच्योरेशन न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है। ड्यूरिंग मैच्योरेशन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की वजह से आरबीसी का मैच्योरेशन होता है, एंड ड्यूरिंग मैच्योरेशन न्यूक्लियस ऑफ आरबीसी डिसअपेयर, मतलब डिसअपेयर हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उसमें क्या आ सके, हीमोग्लोबिन आ सके। तो याद रखें कि ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है, लेकिन कैमल में, लामा में, ठीक है, जिनमें नॉन न्यूक्लिएटेड तो होता ही है लेकिन ओवल शेप आरबीसी होती है, ठीक है। तो उनमें भी नॉन न्यूक्लिएटेड ही होता है, ई न्यूक्लिएटेड ही होता है, लेकिन आरबीसी कैसी होती है, ओवल शेप आरबीसी होती है बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को। लार्जेस्ट आरबीसी आर फाउंड इन एम्फीबिया। एम्फीबिया में भी मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, कोंगो ईल जो एग्जाम्पल है उसका नाम है कोंगो ईल। कोंगो ईल एक एम्फीयूमा भी बोला जाता है, एक एम्फीबिया है। कोंगो ईल या एम्फीयूमा जो होता है उसके पास लार्जेस्ट आरबीसी होती है, तो लार्जेस्ट आरबीसी कोंगो ईल या एम्फीयूमा में प्रेजेंट होती है। और ये लार्जेस्ट आरबीसी जो है, ये जो लार्जेस्ट आरबीसी है वो कैसी होगी, बिल्कुल बाइकॉन्वेक्स होगी, क्योंकि एम्फीबिया की आरबीसी बाइकॉन्वेक्स, ओवल शेप एंड न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन हमारी आरबीसी सर्कुलर, बाइकॉनकेव, नॉन न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। जबकि अगर हम यहीं पे बात करें, नॉन न्यूक्लिएटेड एंड ओवल शेप आरबीसी देखने को मिलेगी हमें मैमल्स में, कैमल्स में और लामा में। सबसे छोटी आरबीसी भी मैमल्स में ही मिलती है। सबसे छोटी आरबीसी हमें मस्क डियर में मिलती है। मस्क डियर में, जिसको हम ट्रैगुलस और जेवेनिकस बोलते हैं, ट्रैगुलस जेवेनिकस जो है, जिसकी आरबीसी, जो मस्क डियर कस्तूरी हिरण है, उसकी आरबीसी सबसे छोटी है 1.5 माइक्रोन, ठीक है। और मैमल्स में सबसे बड़ी आरबीसी होती है किसकी, एलिफेंट की, जो होती है करीब 9.5 माइक्रोन, ठीक है। तो याद रखिए माइक्रोमीटर की आरबीसी होती है मैमल्स में, सबसे बड़ी आरबीसी एलिफेंट की है, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे, अगर हम बात करें, अच्छा एक बात और याद रखें, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है, स्प्लीन। ये मैं आपको शायद पहले ही बता चुका हूं, तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है स्प्लीन। लाइफ स्पैन की बात करते हैं, मैन में आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज है, फ्रॉग में 100 डेज और रैबिट में आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 80 डेज। रेडियो एक्टिव क्रोमियम मेथड से हम आरबीसी के लाइफ स्पैन को बता सकते हैं। रेडियो एक्टिव क्रोमियम मेथड को यूज किया जाता है और आरबीसी के लाइफ स्पैन को बताया जाता है, जो ह्यूमन का आपको एटलीस्ट याद रखना चाहिए कितना होता है, 120 डेज। आरबीसी काउंट की बात करते हैं बच्चों। आरबीसी काउंट की बात की जाए तो एम्ब्रियो में अप्रॉक्स 8.5 मिलियन पर mm क्यूब आरबीसी होती हैं, जबकि मेल के अंदर करीब 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी होती हैं। वुमेन में, गर्ल्स में 4.5 मिलियन आरबीसी होती हैं। लगभग 1% आरबीसी रोज डिस्ट्रक्शन होता है, जितनी आरबीसी बनती है उनमें से डेली डिस्ट्रक्शन होता है करीब 1% आरबीसी का,
तो ये आरबीसी के बारे में आपको बताया गया। आप देख सकते हैं ये रही आरबीसी जो बाइकॉनकेव शेप है, जो सर्कुलर हैं, लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, ताकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सके, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आरबीसी के हीमोग्लोबिन को देखते हैं बच्चों। ये देख लीजिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखिए और इस डायग्राम को देखते हैं। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन 4 मॉलिक्यूल ऑफ हीम, 4 मॉलिक्यूल ऑफ हीम एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल होते हैं हीम के और 1 मॉलिक्यूल होता है ग्लोबिन का। ठीक है, ग्लोबिन भी एक क्वाटरनरी प्रोटीन है और ग्लोबिन प्रोटीन इज फॉर्म बाय 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। देखिए पिंक कलर में अल्फा चेन है, ये भी अल्फा चेन है, सही बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर ये बीटा चेन है, ये भी बीटा चेन है, तो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन दिख रही हैं आपको। और इन अल्फा और बीटा चेन में आपको हीम दिख रहा है, ये हीम है, ये हीम है, ये हीम है, ये हीम है। तो याद रखें 4 मॉलिक्यूल ऑफ हीम होते हैं और 1 ग्लोबिन होता है, इस कंबाइंडली इज कॉल्ड ग्लोबिन। ठीक है, और इनके ऊपर हीमोग्लोबिन क्या लगा हुआ है, आयरन लगा हुआ होगा। हीम के ऊपर क्या होता है, आयरन। ठीक है, और दे आर अटैच बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में। हीम इज प्रोटोपोरफायरिन, हीम एक प्रोटोपोरफायरिन कंपाउंड है एंड हैज 4 पायरोल ग्रुप ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म ए रिंग। इनमें 4 पायरोल रिंग होती है, एक दूसरे से साथ जुड़ जाती हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं। इन हीमोग्लोबिन आयरन इज प्रेजेंट इन Fe+2 फेरस फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन में आयरन हमेशा, यहां पर जो आयरन है वो किस कंडीशन में होगा, Fe+2 कंडीशन में होगा। ठीक है, और याद रखें हीम इज 5%, टोटल हीमोग्लोबिन में हीम 5% होता है, ग्लोबिन 95% होता है। ठीक है, एंड ग्लोबिन इज फॉर्म बाय 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। और इस ग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन में मिलने वाले अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अकॉर्डिंग ही टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन भी डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे कॉमन जो हमें देखने को मिलता है, सबसे कॉमन जो मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है वो है हीमोग्लोबिन A1, एडल्ट हीमोग्लोबिन नंबर 1, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिनमें 141 एंड 146 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, और टोटल हीमोग्लोबिन जितना मिलता है उनमें से 90% HbA1 ही मिलता है। कुछ एडल्ट में हीमोग्लोबिन HbA2 फॉर्म में भी मिलता है, जिसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। 2 अल्फा 2 बीटा होती हैं HbA1 में, 2 अल्फा 2 डेल्टा होती है HbA2 में, जो 5% से भी कम मिलता है। और फीटस में हमें देखने को मिलता है 2 अल्फा एंड 2 गामा पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ ग्लोबिन, एंड 2 अल्फा एंड 2 गामा पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर लेस देन 2% इन फीटस। तो याद रखें 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन कॉमनली फाउंड इन ग्लोबिन। दिस टाइप ऑफ ग्लोबिन इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन A1. 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा polypeptide chain also present in adult hemoglobin found in HbA2, but in fetal hemoglobin 2 alpha and 2 gamma polypeptide chains are present. This is also very rare. ठीक है, तो ये हमने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात की। आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको ग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही हैं, हीम दिख रहा है, आयरन दिख रहा है जो Fe+2 कंडीशन में होगा। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करने के बाद और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो हम इस आरबीसी से रिलेटेड बात करेंगे, और बहुत ही कॉमन टॉपिक जिसकी हम बात करते हैं वो है एनीमिया। एनीमिया आप सभी ने सुना होगा, ब्लड लॉस इज कॉल्ड एनीमिया। बात करते हैं एनीमिया कौन कौन से टाइप के होते हैं और एनीमिया में कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो कॉज के अकॉर्डिंग एनीमिया होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज और ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, दो तरह का होता है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज की बात करते हैं पहले, फिर ये इस वाले पोर्शन पे मैं बाद में आऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ कॉज सबसे पहले होता है ब्लड लॉस, नॉर्मल ब्लड लॉस हो जाए। दूसरा, इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है। तीसरा, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स का ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए। ये एक तो ये होता है। अब ये तो नॉर्मल के बोला गया कि ये चीज़ें देखने को मिलती है ब्लड लॉस का रीज़न, लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों इनएडिक्वेट प्रोडक्शन हो रहा है नॉर्मल ब्लड सेल्स का, क्यों ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है ब्लड सेल्स का, क्यों ब्लड लॉस हो रहा है,
उसके अकॉर्डिंग अगर हम बेस्ड ऑन क्लिनिकल पिक्चर पर आए तो हमें अब पता चलते हैं डिफरेंट टाइप के हमें एनीमिया, जिनमें आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में हम बात करते हैं थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और एक बात करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। समझते हैं, चलिए बच्चों एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन, अगर आयरन का लॉस ज़्यादा हो जाए, वुमेन में ज़्यादा होता है फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड ग्रोइंग फीटस के लिए भी ऐसा हो सकता है, तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। सेकंड आता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, लेस इनटेक ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। मैंने बताया विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड क्यों चाहिए? इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी के लिए इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर इन दोनों का अमाउंट कम हो जाए तो आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने किसी पर्सन ने फूड में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड को नहीं लिया, फॉलिक एसिड प्रेजेंट इन एप्पल, तो उस कंडीशन में बोन मैरो के अंदर जो आरबीसी बनेगी वो नॉर्मल नहीं रहेगी, एबनॉर्मल रह जाएंगी, इमैच्योर रह जाएंगी। ठीक है, कैंसर ड्रग्स को लेने से भी ऐसा होता है। कैंसर की जो ड्रग्स लेते हैं उनके अंदर आरबीसी को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस हैं। एक और बात करते हैं बच्चों, अब की बार हम बात करते हैं एक एनीमिया, वेरी लीथल एनीमिया कॉल्ड पर्निशियस। पर्निशियस वर्ड का मतलब ही लीथल होता है, बहुत घातक एनीमिया। इनएबिलिटी टू स्टमक टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाता, मतलब विटामिन B12 पर्सन ले रहा है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। तो ये भी एक कंडीशन है जिसके अंदर एनीमिया हम बोल सकते हैं इसको भी, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, जिसको पर्निशियस एनीमिया बोलेंगे। नेक्स्ट एनीमिया आता है हेमरेजिक एनीमिया, बहुत ही नाम से समझ में आता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ, अगर हम बात करें आरबीसी थ्रू ब्लीडिंग, स्टमक अल्सर, मेंस्ट्रुएशन, इन सब के दौरान अगर आरबीसी का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिस इज ए हेमरेजिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया, ये क्या है? आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाए, दिस इज कॉल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, मे बी ड्यू टू पैरासाइट, टॉक्सिन एंड एंटीबॉडीज की वजह से ऐसा हो सकता है। जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाए जिसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपकी ही आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करते हैं, तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा। पैरासिटिक इन्फेक्शन में ऐसा हो सकता है, टॉक्सिन्स की वजह से ऐसा हो सकता है, किसी बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर भी हीमोलाइटिक एनीमिया में थैलेसीमिया। थैलेसीमिया की कंडीशन में लेस सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, जो मेडिटेरियन सी की पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, जिसमें लेस सिंथेसिस होता है किसका? हीमोग्लोबिन का। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर में भी आता है। नेक्स्ट आ जाता है सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है एक तरह का, कैरेक्टराइज्ड बाय रेड ब्लड सेल्स दैट एज्यूम एबनॉर्मल रिजिड सिकल शेप। जो नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं वो एबनॉर्मल हो जाती है, रिजिड हो जाती है, सिकल शेप हो जाती हैं। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। दिस इज ए पॉइंट म्यूटेशन, एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। आप जेनेटिक्स में इस बात को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है जिसके अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाता है? पॉलीपेप्टाइड चेन में वैलिन आ जाता है, तो उसकी वजह से आरबीसी जो है वो एबनॉर्मल, रिजिड एंड सिकल शेप हो जाती है। एक आता है एप्लास्टिक एनीमिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो का ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एप्लास्टिक एनीमिया। ये टॉक्सिन्स या गामा रेडिएशंस की वजह से हो सकता है। गामा रेडिएशंस की वजह से या टॉक्सिन्स की वजह से ऐसा होता है कि रेड बोन मैरो ही डैमेज हो जाए, इसको हम बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। क्लियर? चलिए, तो आज हमने बात कर ली है क्लिनिकल पिक्चर के अकॉर्डिंग बहुत सारे एनीमियाज की। लेकिन अगर आप इसी क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया में अगर आप देखें ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो हमें 3 तरह के एनीमिया देखने को मिलते हैं, नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक। 3 तरह के एनीमिया कौन कौन से? नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया की। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मतलब ऐसा एनीमिया जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो। नॉर्मोक्रोमिक मतलब क्या? हीमोग्लोबिन का अमाउंट नॉर्मल हो और आरबीसी की साइज भी नॉर्मल हो, आरबीसी की शेप भी नॉर्मल हो। बात समझ में आती है? तो उसको हम बोलेंगे फिर भी एनीमिया। तो ऐसा तो केवल तभी पॉसिबल है जब ब्लीडिंग हो जाए। तो सीधा सीधा बोले नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज की वजह से हो सकता है,
हीमोलाइटिक एनीमिया, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगे, ठीक है। एनीमिया ऑफ एक्यूट हेमरेज, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है। तो जो भी नॉर्मल कंडीशन जिसमें आरबीसी का नंबर कम हो जाए लेकिन आरबीसी की शेप पर और उसमें मिलने वाले हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन पे कोई फर्क ना पड़े, उसको बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, नाम से देखिएगा, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, मतलब साइज में छोटी आरबीसी और हाइपोक्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन भी कम, तो ऐसा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होगा। भाई सिंपल सी बात है ना, अगर किसी आरबीसी में या किसी पर्सन में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है तो उसका हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम मतलब हाइपोक्रोमिक, और अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आरबीसी भी क्या होगी, साइज में छोटी, क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक, तो बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। थैलेसीमिया में भी ऐसा होगा, थैलेसीमिया के केस में भी हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा, और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में भी हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक, मतलब हीमोग्लोबिन नॉर्मल, हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेकिन आरबीसी क्या रह गई, साइज में बड़ी रह गई, ठीक है। तो वो हो जाएगा कौन सा, वो आपको मिलेगा विटामिन B12 डेफिशिएंसी में। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में नॉर्मोक्रोमिक, हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल होता है लेकिन क्या हो जाता है, मैक्रोसाइटिक, आरबीसी की साइज बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि विटामिन B12 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। तो अगर विटामिन B12 नहीं तो आरबीसी मैच्योर रह जाएगी, एंड इमैच्योर आरबीसी तो लार्ज होती है, तो आरबीसी का साइज नॉर्मल से बड़ा रह जाए तो वो हो जाएगी मैक्रोसाइटिक, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, बोला जाएगा नॉर्मोक्रोमिक। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से भी ऐसा ही होगा। तो ये आपको बताए गए डिफरेंट टाइप के एनीमियाज। यहाँ पर हमने आज आरबीसी के बारे में बात की है। पहले एक बार और आगे पुरानी बात करने से पहले एक बार फिर बात कर लेते हैं, आज कॉमन सिम्टम्स हमने कौन कौन से पढ़े हैं, कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं एनीमिया के। एनीमिया अगर किसी पर्सन को जाए तो कॉमन सिम्टम्स में देखने को मिलेगा इजीली फैटिग एंड लॉस ऑफ एनर्जी, जल्दी से थकान हो जाएगी, एनर्जी की कमी होगी। अनयूजुअली रैपिड हार्ट बीट क्या होगी, बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, पार्टिकुलरली विद एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज के टाइम में हार्ट बीट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हेडेक जो रेगुलर होने लगेगा, पार्टिकुलरली विद एक्सरसाइज, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा किसी जगह पर, एंड डिजीनेस, बेचैनी फील होगी। ये सभी तरह के सिम्टम्स आते हैं एनीमिया के केस में, ब्लड लॉस के केस में, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या क्या बात की, एक बार फिर से बात करते हैं। हमने आज स्टार्ट किया एनिमल टिश्यू में ब्लड, जिसके अंदर हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात की है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ आता है, हमने ब्लड के बारे में बात की है, और हमें पता चला है कि ब्लड जो है उसकी pH 7.4 है, ब्लड एक ECF है, ब्लड का फॉर्मेशन किस तरह से इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को। उसके बाद हमने बात की कि हमारे ब्लड में प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है इसकी बात की, प्लाज्मा में मिलने वाले प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात की, फॉर्म्ड एलिमेंट्स इंक्लूड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स की बात की, और आरबीसी प्रोडक्शन किस तरह से होता है बोन मैरो में, इसकी हमने बात की। आरबीसी प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस को समझने के बाद हमने ब्लड प्लाज्मा के फंक्शंस की बात की है, और हमने बात की है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, और वो कम या ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, और नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है और उसके कम ज़्यादा होने को भी क्या कहा जाएगा। फिर हमने ब्लड सेल्स में आज एक ब्लड सेल की बात शुरुआत की, इरिथ्रोसाइट या आरबीसी, जो अगर हम बात करें नॉर्मल आरबीसी काउंट बताया गया, नॉर्मल लाइफ स्पैन बताया गया, नॉर्मल साइज बताई गई, ठीक है। नॉर्मल आरबीसी की साइज जो होती है वो 7.5 माइक्रोन होती है, ठीक है। तो नॉर्मल आरबीसी की साइज बताई गई, आरबीसी की शेप बताई गई, आरबीसी का काउंट बताया गया, आरबीसी का लाइफ स्पैन बताया गया, आरबीसी का ग्रेवयार्ड आपको बताया गया, किसके अंदर सबसे लार्जेस्ट, किस में सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी है। उसके बाद हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की, और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में हमने बात की कि ग्लोबिन क्या है, हीम क्या है, हीम पर आयरन किस कंडीशन में है, और ग्लोबिन में मिलने वाली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की अकॉर्डिंग हमने टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन A1, हीमोग्लोबिन A2 एंड फीटल हीमोग्लोबिन की बात की। एंड फाइनली हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया किया, तो हमें पता चला कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया कौन कौन से हैं, थैलेसीमिया की भी हमने बात की, सिकल सेल एनीमिया की बात की, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमियाज की बात की।
एंड फाइनली हमने बात की सिम्टम्स ऑफ एनीमिया की, और ये सारी बात करने के साथ हमने कंप्लीट किया है हमारा आरबीसी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।